हमारे देश को आज़ाद हुए लगभग 70 वर्ष हो चुके हैं और इन 70 वर्षों के दौरान हमारे देश ने कई बड़े बड़े बदलाव देखे हैं। आपकी ज़िंदगी में भी बहुत बदलाव आए होंगे। बस और ट्रेन जैसे पारंपरिक साधनों के साथ साथ लोग अब मेट्रो और मोनोरेल जैसे आधुनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। लैंडलाइन की जगह मोबाइल फोन्स ने ले ली है। हम लोग अब पोस्ट ऑफिस से चिट्ठियां भेजने की बजाय ईमेल्स का इस्तेमाल करते हैं। रेडियो और दूरदर्शन के साथ साथ अब तमाम प्राइवेट टीवी चैनल्स लोगों को बेहतर विकल्प दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी हर रोज नए नए बदलाव ले रही है। इन सारे बदलावों को लागू करने में हमारी सरकारों की बड़ी भूमिका रही है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हर 5 वर्ष में भारत के लोग चुनाव के जरिए सरकार चुनते हैं और यही सरकारें सत्ता में आने के बाद देश को आधुनिक बनाने की दिशा में काम करती है और उसके लिए नए नए बदलाव लाए जाते हैं हमारे सिस्टम में। देश में लगभग 70 वर्षों में लगभग हर चीज बदल चुकी है। लोगों के जीने का तरीका बदल गया है। लोगों की जिंदगी पहले से ज्यादा आधुनिक हो गई है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे देश के नेताओं में कितना बदलाव आया है, या नेताओं द्वारा चुनाव लड़ने के तरीकों में क्या बदलाव आया है? हमारे नेता आज भी 70 साल पुराने तरीके से रैलियां करके आम लोगों को लुभाने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि चुनावी रैलियां लोकतंत्र का सबसे आउटडेटेड सॉफ्टवेयर है और इस सॉफ्टवेयर को तत्काल प्रभाव से बदलने की जरूरत है। भारत में चुनावी कैंपेन को आधुनिक बनाए जाने की अब बेहद जरूरत है और इस बदलाव के लिए हम दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमने आपको 6 अक्टूबर को डीएनए में अमेरिका की पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट के बारे में बताया था और आज अमेरिका में दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट का विश्लेषण करने का वक्त आ गया। हमने आपको बताया था कि कैसे अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले 3 बार प्रेसिडेंशियल डिबेट्स का आयोजन किया जाता है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवारों के बीच बहस होती है और इस बहस का सीधा प्रसारण एक साथ अमेरिका के अलग अलग न्यूज चैनल्स पर किया जाता है। भारत में जहां आज भी नेता चुनावी रैलियों के दौरान सिर्फ अपनी बात कहकर चले जाते हैं, वहीं अमेरिका में ऐसा नहीं होता। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान सवाल पूछने की जिम्मेदारी इस बार जनता की थी। आप इसे अमेरिकी जनता के लिए प्रेसिडेंशियल डिबेट का रिजर्व सेशन भी कह सकते हैं। इस डिबेट को टाउन हॉल मीटिंग की तरह आयोजित किया गया। टाउन हॉल मीटिंग ऐसी मीटिंग को कहा जाता है जिसमें आम लोग भी अपनी राय रख सकते हैं और अपने सवाल सीधे पूछ सकते हैं। दूसरे प्रेसिडेंशियल डिबेट को मॉडरेट कर रहे न्यूज एंकर्स ने सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे सवालों को भी इसमें शामिल किया। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के जिस हॉल में यह डिबेट हुई, वहां मौजूद लोगों ने भी हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप से सीधे सवाल पूछे। और आपको यह भी बता दें कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों से जनता जो सवाल पूछती है, उसकी जानकारी सिर्फ डिबेट का संचालन करने वाले मॉडरेटर्स को ही होती है। यानी अमेरिका में डिबेट के दौरान मैच फिक्सिंग की गुंजाइश ना के बराबर होती है। यानी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता कि जनता उनसे अगला सवाल क्या पूछने वाली है। कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है। दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान भी हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप ने एक दूसरे पर निजी हमले किए। हिलरी क्लिंटन ने डोनाल्ड ट्रंप पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया। कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप का एक टेप लीक हुआ था, आपने शायद अखबारों में पढ़ा होगा। इस टेप में ट्रंप महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे थे। इन आरोपों के जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने हिलरी क्लिंटन के पति और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन पर गंभीर आरोप लगाए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बिल क्लिंटन ने कई महिलाओं का यौन शोषण किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि हिलरी क्लिंटन ने खुद बलात्कार के एक आरोपी का केस लड़ा था, जिस पर 12 साल की एक लड़की का यौन शोषण करने का आरोप था। दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट के स्तर को लेकर अमेरिका में एक बहस छिड़ गई है। अमेरिका के कई न्यूज चैनल्स और अखबार इसे अमेरिकी इतिहास की अगलीस्ट प्रेसिडेंशियल डिबेट यानी सबसे भद्दी और सबसे निचले दर्जे की बहस बता रहे हैं। हालांकि इस बार के डिबेट के दौरान रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप हिलरी क्लिंटन के मुकाबले थोड़े ज्यादा मजबूत नजर आए, थोड़े ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आए। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ की गई टिप्पणी के लिए माफी भी मांगी और सत्ता में आने पर ISIS के खात्मे का ऐलान भी किया। यहां तक कि उन्होंने राष्ट्रपति बनने पर हिलरी क्लिंटन को जेल में डालने की धमकी भी दे दी। पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट में डोनाल्ड ट्रंप से आगे रहने वाली हिलरी क्लिंटन इस डिबेट में पिछड़ती हुई नजर आई और ये डिबेट देखने के बाद ऐसा लगा कि जो टेप
डोनाल्ड ट्रंप का लीक हुआ था कुछ दिन पहले, उस टेप का कोई फायदा हिलरी क्लिंटन नहीं उठा पाई। कई लोग कह रहे हैं कि हिलरी ने इस डिबेट को जीतने का गोल्डन चांस खो दिया। That was released on Fridays. You can imagine you bragged that you have sexually assaulted women. Do you understand that? No, I didn't say that at all. I don't think you understood what was said. This was locker room talk. I'm not proud of it. I apologize to my family. I apologize to the American people. Certainly, I'm not proud of it. Are you saying that what you said on that bus 11 years ago, that you did not actually kiss women without consent or grope women without consent? I have great respect for women. Nobody has more respect for women than I do. So for the record, you're saying you never did that? I said things that, frankly, you hear these things I said, and I was embarrassed by it, but I have tremendous respect for women. Have you ever done those things? Women have respect for me, and I will tell you, no, I have not. What we all saw and heard on Friday was Donald talking about women, what he thinks about women, what he does to women, and he has said that the video doesn't represent who he is, but I think it's clear to anyone who heard it that it represents exactly who he is, because we've seen this throughout the campaign. We have seen him insult women. We've seen him rate women on their appearance, ranking them from 1 to 10. We've seen him embarrass women on TV and on Twitter. अमेरिका में टेलीविजन पर प्रेसिडेंशियल डिबेट्स का स्तर इस बार इतना नीचे गिर गया कि अमेरिका के कई पेरेंट्स यानी माता पिता की ये मांग रही है कि इन डिबेट्स को MA यानी मैच्योर ऑडियंस रेटिंग दे देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे अगर इस तरह की बहस को सुनेंगे तो उन पर बुरा असर पड़ेगा। ऐसी डिबेट्स सिर्फ वयस्कों के लिए होनी चाहिए, फॉर एडल्ट्स ओनली ही होनी चाहिए। अमेरिका में राजनीति का स्तर भले ही नीचे गिर रहा हो, लेकिन नेताओं से सीधे सवाल करने की जो लोकतांत्रिक ताकत अमेरिका के लोगों को हासिल है, उसकी कमी भारत में साफ देखी जा सकती है। भारत में आज भी नेता चुनावी रैली करने के लिए सबसे पहले एक बड़ा सा मैदान ढूंढते हैं, फिर इन मैदानों में लोगों के बैठने की अस्थायी व्यवस्था की जाती है, एक बड़ा सा ऊंचा सा मंच बनाया जाता है। इन रैलियों में जनता स्वेच्छा से नहीं आती, अपनी मर्जी से नहीं आती, लोगों को मनाकर, बहला फुसला कर या फिर पैसा देकर भीड़ बढ़ाने के लिए लाया जाता है, क्योंकि उन पार्टियों के जो छोटे नेता होते हैं राज्य स्तर के, उनका भविष्य भीड़ पर आधारित होता है। उन्हें अपने बड़े नेता को बताना होता है कि वो कितनी भीड़ उनकी रैली में ला सकते हैं। बेचारी जनता धूप में खड़ी रहती है और नेता मंच पर खड़े होकर भाषण देते रहते हैं। पार्टी के चुनाव चिन्ह वाले झंडे पूरे मैदान में लगा दिए जाते हैं, लोगों को चुनावी स्लोगन वाली टोपियां पहनने के लिए दे दी जाती हैं और जय जयकार के नारे लगवाए जाते हैं। ये रैलियां अक्सर 2 से 3 घंटे तक चलती हैं और कई बार 5 से 6 घंटे तक भी हो सकते हैं अगर नेता देर से पहुंचे तो। इस दौरान पूरा शहर लगभग जैम हो जाता है। रैली में बड़े नेताओं के आने पर ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया जाता है। इन रैलियों में आए ज्यादातर लोग धूप में खड़े रहते हैं, कई लोग भूख और प्यास से बेहोश भी हो जाते हैं, लेकिन नेताओं का भाषण रुकता नहीं, चलता रहता है। हमें लगता है कि ये चुनावी रैलियों की प्राचीन व्यवस्था है। इसमें से कुछ भी आधुनिक नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है। यह तरीका चुनावी रैलियों का सबसे पुराना वर्जन है और अब देश के लोग इस आदत को बदलना चाहते हैं, क्योंकि जब यह तरीका बदला नहीं जाएगा, भारत के लोग तब तक अपने उम्मीदवारों से सीधा संवाद नहीं कर पाएंगे। इन रैलियों के बावजूद पार्टी के बड़े नेताओं की यह फरमाइश होती है कि उनकी इन रैलियों का लाइव टेलीकास्ट न्यूज चैनल्स पर दिखाया जाए और बहुत सारे न्यूज चैनल्स बड़े नेताओं की रैलियों को टेलीविजन पर लाइव दिखाते भी हैं, यानी असल में ये एक टेलीविजन इवेंट बनकर रह जाते हैं। अब हमारा सवाल यही है कि जब वो भाषण आखिरकार टेलीविजन पर ही आना है तो फिर रैली करने की क्या जरूरत है। टेलीविजन पर ये नेता ऐसे भी अपना भाषण दे सकते हैं, टेलीविजन पर अपना वक्त समय बुक कर सकते हैं और अपने मन की बात टेलीविजन पर कह सकते हैं, लेकिन व्यवस्था कुछ ऐसी होनी चाहिए जहां लोग इन नेताओं से भी सवाल कर सकें। भारत में जिस तरह नेता चुनावी रैलियां करते हैं उसे देखकर ऐसा लगता है कि यहां आम लोगों का काम सिर्फ चुनावों में वोट डालना भर रह गया है। इन रैलियों में अव्यवस्था का आलम यह होता है कि रैलियों में अक्सर भगदड़ मच जाती है और लोग मारे जाते हैं, लोग भूख प्यास से बेहाल होते हैं, बेहोश होते हैं। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल डिबेट्स बहुत मशहूर हैं। इन डिबेट्स को देखकर अमेरिका की जनता अपने भावी राष्ट्रपति की नीतियों को बेहतर ढंग से समझ पाती है। राजनेताओं और प्रधानमंत्री पद के दावेदारों के बीच डिबेट कराने की मांग भारत में भी की जाती रही है। हालांकि भारत में कई बार प्रधानमंत्री का चुनाव इलेक्शन के बाद किया जाता है।
ऐसे में डिबेट के लिए नेता को चुनना पार्टियों के लिए राजनीतिक तौर पर मुश्किल हो सकता है, लेकिन हमें लगता है कि भारत में भी राजनीतिक पार्टियों के सबसे बड़े नेताओं को, सबसे बड़े चेहरों को ऐसी डिबेट्स में हिस्सा लेना चाहिए ताकि वो एक दूसरे से सवाल कर सकें, अपनी नीतियां बता सकें और अपने विचार रख सकें और जनता नेताओं के बीच तुलना करने के बाद अपना फैसला ले पाए। 6 अक्टूबर को हमने डीएनए में ये विचार आपके सामने रखा था और हमें लगता है कि अब इस विचार को भारतीय चुनावों के सॉफ्टवेयर अपडेट के तौर पर देखना चाहिए। भारत के नेताओं को रैलियों की संख्या घटाकर लोगों से सीधा संवाद करना चाहिए, उनके सवालों का जवाब देना चाहिए। भारत में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार कभी भी एक मंच पर एक दूसरे के सामने आकर बहस नहीं करते। टेलीविजन पर भी हमेशा सोलो इंटरव्यूज देते हैं और अपनी रैलियों में कभी किसी आरोप का सीधे सीधे जवाब भी नहीं देते। ये रैलियां और इंटरव्यू वन वे ट्रैफिक की तरह होती हैं, जिसमें किसी को भी उन्हें टोकने या उनसे सवाल पूछने का मौका नहीं मिलता। जबकि अमेरिका के नेता बहुत स्पोर्टी हो चुके हैं, वो एक मंच पर आकर हर तरह के सवालों का सामना करते हैं। अब भारतीय राजनीति में नेताओं को भी अपना वन वे ट्रैफिक बंद करना होगा और टीवी डिबेट्स में हिस्सा लेना होगा। ये नेता चाहें तो अमेरिका की तर्ज पर अपने पसंद के एंकर्स चुन सकते हैं या फिर जनता ये तय कर सकती है कि किस न्यूज चैनल के कौन से एंकर्स इन नेताओं से सवाल करेंगे। नेताओं और जनता के बीच टाउन हॉल सेशंस हो सकते हैं। हमें लगता है कि ये संवाद का एक बेहतर और जीवंत तरीका होगा, क्योंकि रैलियों में लाखों की संख्या में लोगों को बुलाकर नेता अपना घोषणा पत्र तो पढ़ सकते हैं, लेकिन जनता क्या चाहती है ये नहीं समझ सकते।